वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। अभी इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम 2017 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो 2017 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ठीक है, इसके बारे में अपन एक एक क्वेश्चंस को इन डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। ओके, उसको एनालाइज करने वाले हैं और फिर आप इससे हमें पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। फिर हम लोग हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी या रिवीजन स्ट्रेटजी है उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू दी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हमारे आज के वीडियो लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर। ओके, जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट लाया गया था 1929 में, ओके, वो किस चीज़ के लिए लाया गया था, क्यों लाया गया था, उसको लाने के पीछे क्या रीज़न थे। ओके, ये देखने वाले। तो बताइए, अभी इसमें 4 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन है, उसके जो ऑप्शंस है उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ऑप्शन बी है आर्बिट्ररी पावर टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। ऑप्शन सी है एन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स। एंड ऑप्शन डी है अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक। ओके, 10 सेकेंड में देता हूँ आपको, बताइए। चलिए, इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है इसका। क्या हो सकता है इसका आंसर? चलो, टाइम अप। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए। ओके, इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसको। द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 प्रोवाइडेड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ओके, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट के लिए जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, उसके रूल्स रेगुलेशन कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 बात करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज इन दी फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, और डी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाने के पीछे का फर्स्ट जो मोटो था वो क्या था? ओके, LSG। ओके, और उसको हम लोग बोल सकते हैं रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, और हम लोग बोल सकते हैं अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। उसके लाने के पीछे क्या मकसद था स्पेसिफिकली फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? तो इसका आंसर है ओके ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके ओके, द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ओके, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने के पीछे ठीक है ये लाने का मकसद था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़। ओके, रूरल के लिए रूरल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ एंड अर्बन बॉडीज़। तो द मेन मोटिवेशन बिहाइंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, पावर का डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना जरूरी है। ओके, नाउ इसके पहले क्या था? 73rd 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई थी, इसके पहले क्या था कि जो पावर हम लोगों ने दी थी तो वो सिर्फ यूनियन और स्टेट को थी। ओके, जो ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन से एट अ विलेज लेवल, ओके, विलेज लेवल पे ये पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन हमें करना था, ओके, ये करने के पीछे और ये 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने के पीछे ये मकसद था। ओके, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ताकि हम लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। ओके, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में, पॉलिसी फॉर्मेशन में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ है उनका हम लोग क्या कर सकते हैं और लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं, इसीलिए ये लाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी seen in the news refers to। okay, the term digital single market strategy seen in the news,
ओके, रिफर्स टू आसियान। ऑप्शन बी है ब्रिक्स, ऑप्शन सी है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन डी है G20 कंट्रीज। चलिए बताइए इसका आंसर। ओके, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूरोपियन यूनियन। डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी इज रिफर्स और सीन इन द न्यूज विच इज पर्टेनिंग टू द यूरोपियन यूनियन। क्यों, क्या बोलती है digital single market strategy? The digital single market strategy aims to open up digital opportunity for people and business and enhance Europe's position as a world leader in the digital economy. Okay, digital economy में यूरोपियन कंट्रीज की इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी यूरोपियन यूनियन ने लाई हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। At one of the place in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and come back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. This unique phenomena is seen in, okay, ये जो फिनोमिना है ये कहाँ पे दिखाई देता है? ऑप्शन ए भावनगर, ऑप्शन बी भीमुनीपट्टनम, ऑप्शन सी है चांदीपुर, ऑप्शन डी है नागापट्टिनम। चलो बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है चांदीपुर। ओके, चांदीपुर में ये फिनोमिना दिखाई देता है। ओके, ऑप्शन सी, द बीच इज यूनिक इन द वे दैट द वाटर रिसीड्स अप टू 5 किलोमीटर ड्यूरिंग द इफ टाइड व्हेन द टाइड इज इन लोकल ट्रॉल्स फॉर स्मॉल फिश अलोंग द कोस्ट। ओके, लोग उस टाइम पे क्या करते हैं? फिश पकड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, दैट इज एलिसा प्रोजेक्ट? एलिसा प्रोजेक्ट लाने का और उसका जो मोटो है वो क्या है? ओके, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है एलिसा प्रोजेक्ट का? तो फर्स्ट है टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोज, ऑप्शन बी है टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, ऑप्शन सी है टू डिटेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंड ऑप्शन डी है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए एलिसा प्रोजेक्ट का क्या है ऑब्जेक्टिव? ओके, द ऑप्शन इज, आंसर इज बी, टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स। एलिसा प्रोजेक्ट लाने के पीछे का और उसका जो ऑब्जेक्टिव हो क्या है? टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स। Elisa's primary objective is to detection and examination of gravitational waves emitted by the supermassive black hole and that reside in the center of many galaxies. In addition, ELISA will measure the signals of thousands of capacity binary star system in Milky। ओके, जो ग्रेविटेशनल वेव्स है उसको मेजर करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन 26 है, क्या है ऑप्शन 26? व्हाट इज द एम ऑफ प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान? ओके, उन्नत भारत अभियान का जो मोटो है वो क्या है? तो फर्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ UBA, that is उन्नत भारत अभियान, is अचीविंग, ऑप्शन ए है अचीविंग 100% लिटरेसी बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट्स एजुकेशन सिस्टम एंड लोकल कम्युनिटीज। ऑप्शन बी है कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंज थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज, strengthening India's scientific research institution order to make India a scientific and technology power, and option D है developing human capacity by allocating special funds for healthcare and education of rural and urban poor and organizing skill development program for vocational training for them। ओके, तो क्या है UBA का मेन ऑब्जेक्टिव? ऑप्शन बी, क्या है ऑप्शन बी? That is connecting institution of higher education with local community to address development challenge through appropriate technology। ओके, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको लोकल कम्युनिटीज़ के साथ टाइप करना ताकि हम लोग टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें। ओके, बिल्डिंग, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ UBA इज बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी इन इंस्टीट्यूट टू हायर एजुकेशन इन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रिलेवेंट टू नीड ऑफ रूरल इंडिया। रूरल इंडिया की जो नीड्स है उसको डेवलप करने के लिए, इसको टैकल करने के लिए जो भी रिसर्च हो रहा है हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उसको हम लोग लोकल कम्युनिटी से कनेक्ट करके हम लोग उसको टेक्नोलॉजिकली
डेवलप कर सकते हैं या उसको उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये सबसे पहले उन्नत भारत अभियान का ऑब्जेक्टिव है। प्रोवाइड द रूरल इंडिया विद प्रोफेशनल रिसोर्स सपोर्ट from Institute of Higher Education, especially those which have acquired academic excellence in the field of science, engineering and management। ये तीन फील्ड में जो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, ओके, उन्होंने जो भी एक्सेलेंस उन्होंने अचीव किया, ओके, उनके नॉलेज का फ़ायदा लोकल कम्युनिटीज़ को हो और उस लोकल कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए हम लोग कुछ काम कर सके, इसलिए उन्नत भारत अभियान को लाया गया था। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27 है, रिसेंटली देर वॉज अ प्रपोजल ऑफ ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट इन गुजरात टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, गुजरात से जो गिर नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उससे जो लायन है, ओके, उनको कहाँ पे ट्रांसलोकेट करने का प्रपोजल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है कुनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी है मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ऑप्शन डी है सरिस्का नेशनल पार्क। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, द आंसर इज बी, दैट इज कुनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Okay, Environment Ministry's expert committee has approved Kunopalpur in MP in a second home for Asiatic lions found only in Gir National Park। Okay, गिर नेशनल पार्क में जो एशियाटिक लायंस का होम है, हैबिटेट है, ओके, उस हैबिटेट को ट्रांसलोकेट करने के लिए जो लायंस है, ओके, गिर लायंस है, एशियाटिक लायंस जो गिर नेशनल पार्क में मिलते हैं, ओके, उनको कहाँ ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक जो कुनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क है, उसमें ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है, नीचे दिए गए हुआ। द फर्स्ट इज देयर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, and the D option is it is the result of agreement among the federating unit। What is the answer? Okay, the answer is C, there is no equality in state of representation in Rajya Sabha। Okay, राज्य सभा में सबको इक्वली रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जोग्राफिकली क्लोज टू द ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के जो जोग्राफिकल उसका लोकेशन है, उससे कौन सा ये नीचे गया हुआ ऑप्शन और प्लेस नज़दीक है। सुमात्रा आइलैंड, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका। बताइए, अगर आपको वर्ल्ड मैप की जानकारी है तो ये क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं। ओके, क्या है, सुमात्रा आइलैंड इज ए जोग्राफिकली नियर टू द ग्रेट निकोबार। ओके, देखिए ये जो सुमात्रा आइलैंड है और ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये और सुमात्रा आइलैंड, ओके, ये सबसे नज़दीक है, ओके, बाकी अदर प्लेसेस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी फॉर दिस, इट इज फॉलोइंग। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन काकटिया किंगडम। ओके, काकटिया किंगडम का कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट था। काकीनाडा, मोटुपल्ली, मछलीपट्टनम और नेल्लूरू। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर ये आपको पता है तो इसका आंसर आप कर सकते हैं, नहीं पता तो नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मछलीपट्टनम। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट इन काकटिया किंगडम, दैट इज मछलीपट्टनम। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो के लिए हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका मैं ज़रूर आपकी क्वेरीज का आंसर दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 हम लोगों ने देखे हैं। ओके, ये वीडियो नंबर 3 है। फिर जो मेरा चैनल है सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड, ओके, इस पर मैं पूरे 2017, 2018, 2019, ओके, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको विद सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो
आप इस वीडियोस को मिस मत करना। जो भी बच्चे 2020 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, ओके, 2020 यूपीएससी की एग्ज़ाम जो भी बच्चे देने वाले हैं, तो वो ज़रूर इस वीडियो को लाभ उठा सकते हैं, ताकि वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में, ओके, उसको क्रैक कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम। तो अभी इस वीडियो के लिए अपन इतने ही बात रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, एक बात बतानी है मुझे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियोस मैं डालूंगा उसको आप मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे, इसलिए आप उसको शेयर कर सकते हैं। अगर कंटेंट में कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चंस में आपको, हाँ सर इसका मुझे कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर मार के जाना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और आपके लिए मेहनत करूं, और आपके लिए कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में डालूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छे और आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सके। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।